डोनेस्क में रूस का विध्वंसक हमला। 4 इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है। मोर्चे छोड़कर भागी है यूक्रेनी फोर्स। रूसी सेना का यूक्रेन से बदला शुरू। तो देखिए, डोनेस्क में रूस का एक बड़ा हमला हुआ है और यहां पर 4 इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है। मोर्चा छोड़कर यूक्रेनी फोर्स भागी है, कई मोर्चों से भाग गई है और ये रूसी सेना का यूक्रेन से बदला शुरू, ये आप कह सकते हैं। तो रूसी सेना का बदला शुरू हो चुका है। रूसी फौज आज आधी रात कीव समेत पूर्वी यूक्रेन को न सिर्फ जला सकती है बल्कि पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने की भी तैयारी है। क्रेमलिन ने युद्ध को पूरी तरह से बदल देने वाला यह फैसला तब किया जब नेटो की मदद से यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 10 प्रांतों में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने रूस के अंदर 200 से ज्यादा ड्रोन दागे और इसी के बाद रूस के 10 शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई। मॉस्को समेत रूस के 10 शहरों को यूक्रेन ने जिस तरह से जलाया है, उससे युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा जलजला आने जा रहा है। रूस के अंदर विनाश की जो आग भड़की है, उसका भयावह परिणाम आधी रात को दिखने जा रहा है। पुतिन सेना ऐसा बदला लेने जा रही है जिसकी कल्पना ना तो ज़ेलेंस्की ने की है और ना ही बाइडेन ने। क्रेमलिन इस वक्त क्रोध से भरा हुआ है। पुतिन और उनकी सेना बदले की आग में जल रही है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स ने 4 घंटे के अंदर ही रूस के अंदर 200 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए। और इसी के साथ रूस के 10 शहर विनाश की बड़ी आग में धधकने लगे। नेटो का साथ मिला तो उसके बाद यूक्रेन ने भी अपनी ड्रोन आर्मी की मदद से पूरे रूस में तबाही मचा दी है। यूक्रेन ने इस बार नए ड्रोन से हमले किए जिससे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। विनाश की सबसे बड़ी और भयानक आग रूस की राजधानी मॉस्को में भड़की। यूक्रेनी सेना ने सबसे विध्वंसक हमला मॉस्को में ही किया। रात के अंधेर में ड्रोन की बरसात हुई और इसी के साथ रूस की राजधानी पूरी तरह से दहल गई। मॉस्को में कई जगहों पर धमाके हुए। धमाकों की वजह से इमारतों में आग लग गई। मॉस्को पर यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 14 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी ड्रोन विस्फोट करने में सफल रहे। हमले की वजह से मॉस्को में 8 इमारतें बर्बाद हो गई। एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई। मॉस्को की 3 एयरपोर्ट के पास भी धमाके हुए। खतरे को देखते हुए तीनों एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सभी उड़ानें रोक दी गई। यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक था कि मॉस्को में आपातकाल लगाना पड़ा। शहर का ट्रैफिक रोक दिया गया। मॉस्को के ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए। विस्फोट की वजह से एक इमारत में आग लग गई। ज़ुकोवस्की एयरपोर्ट से क्रेमलिन की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन क्रेमलिन के बेहद करीब हमला करने में कामयाब हो गया। जिस वक्त मॉस्को दहल रहा था, उसी वक्त यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस के 9 और शहरों को जला रही थी। ब्रियांस्क में रात भर धमाके होते रहे। रूस का दावा है कि उसने ब्रियांस्क में 59 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया।
तुला में यूक्रेनी हमले की वजह से 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस ने 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। लिपित्स्क में रूस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि उसने कलुगा में यूक्रेन के 9 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन 3 ड्रोन धमाका करने में सफल रहे। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। कुर्स्क में रूसी सेना के 2 ठिकानों को मलबे में बदल दिया गया। ओरियोल में यूक्रेनी हमले की वजह से एक पावर स्टेशन में आग लग गई। रूस के वोरोनिश में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोदर में भी यूक्रेन रूस के एक हथियार डिपो को जलाने में सफल रहा। अब सवाल यही है कि आखिर रूस के 10 प्रांतों में यूक्रेन इतनी बड़ी तबाही मचाने में कैसे कामयाब हुआ। तो रूस के अंदर यूक्रेन का इतना बड़ा हमला कैसे सफल हुआ? दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक माने जाने वाले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गए, इसको लेकर 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहले दावे के मुताबिक यूक्रेन ने सबसे पहले ड्रोन दागे। रूस के अंदर 100 से ज्यादा डमी ड्रोन दागे गए। रूसी एयर डिफेंस डमी ड्रोन को तबाह करने में उलझ गए। ठीक उसी वक्त यूक्रेनी सेना ने असली हमला किया। यूक्रेन ने ल्यूटी ड्रोन से तबाही मचाई। यूक्रेन ने 200 ल्यूटी ड्रोन फायर किए। यूक्रेन के हमले को लेकर दूसरे दावे के मुताबिक नेटो ने रूस के रडार को जाम किया। रूस के एयर डिफेंस को हैक कर लिया गया। इसके बाद यूक्रेन ने करीब 200 ल्यूटी ड्रोन दागे। चूंकि रडार और एयर डिफेंस हैक थे, लिहाजा रूस ल्यूटी ड्रोन को तबाह नहीं कर पाया और इस तरह रूस के अंदर यूक्रेन अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया। ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन ने पहले डमी ड्रोन दागे। इससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम डमी ड्रोन को तबाह करने में उलझ गए। इसी दौरान यूक्रेन ने अपने नए और घातक ल्यूटी ड्रोन से हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने 200 से ज्यादा ल्यूटी ड्रोन फायर की। यूक्रेन ने जिस ल्यूटी ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, वो 1000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करता है, यानी इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 50 किलो का बारूद ले जाकर बहुत बड़ा धमाका करता है। जोरदार धमाके की वजह से ही मॉस्को में 8 इमारतें बर्बाद हो गईं। सवाल यही है कि इन हमलों के पीछे यूक्रेन की रणनीति क्या है? क्या ये हमले यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए किए गए हैं या फिर नाटो ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए हमले करवाए हैं? वजह जो भी हो, लेकिन रूस के 10 प्रांतों में हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना बौखला गई है। क्रेमलिन ने यूक्रेन के हमले के बाद ही प्रतिशोध का प्लान बना लिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के पास रूस ने बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। क्रीमिया के साकी एयरबेस पर 32 Su-34 भेज दिए गए हैं। एंगल्स एयरबेस पर रूस ने 18 Tu-95 बॉम्बर भेज दिए हैं। काला सागर में 4 नए युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना आधी रात को यूक्रेन से बदला लेने जा रही है। कीव समेत पूर्वी यूक्रेन पर बारूदी वज्रपात की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार विध्वंसक हमला कर रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। जाहिर है यूक्रेन की धरती पर विनाश की बहुत ही भयावह आग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो नेटो ने पुतिन की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। मॉस्को पर यूक्रेन के हमले नेटो बनाम रूस के युद्ध का आधार बन सकते हैं, क्योंकि रूस पर किए गए हमलों के लिए यूक्रेन ने नेटो देशों से मिले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। इस ऑपरेशन के लिए नेटो देशों ने ही यूक्रेन को इनपुट दिए। सैटेलाइट से यूक्रेन को मदद दी गई। नेटो का टारगेट है कि रूस के पूर्वी शहरों तक हमले करना।
नेटो के इस कोवर्ट ऑपरेशन की जानकारी मिलने के बाद रूस भड़का हुआ है और इसीलिए यूरोप के उन देशों पर हमले की आशंका तेज हो गई है जो मॉस्को ड्रोन ऑपरेशन में शामिल है। रूस की राजधानी मॉस्को पर 9 और 10 सितंबर को जो अग्निवर्षा की गई उसकी मुख्य भूमिका में यूक्रेन है। यूक्रेन कहता रहा है कि उसे रूस के शहरों पर हमले का अधिकार है और सही मौका मिलने पर वो ऐसा करेगा। लेकिन सही मौका, सटीक जानकारी, हर मिनट के ऑपरेशन की तैयारी, इन सब के पीछे अकेला यूक्रेन नहीं। मॉस्को के किस इलाके पर कब हमले करने हैं ताकि वो सटीक रहे, यह अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं। इन हमलों को डिजाइन करने के पीछे अमेरिका सहित यूरोप के कई देश हैं। इसीलिए मॉस्को, ब्रियांस्क और वोरोनिश में विध्वंस मचाने में यूक्रेन कामयाब हो पाया। खुफिया रिपोर्ट है कि अलग अलग देशों ने इन हमलों को अंजाम देने में अपनी अपनी भूमिका निभाई। मॉस्को हमले के लिए अमेरिका ने सैटेलाइट से लोकेशन की जानकारियां दी। पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन्स की सप्लाई की। हमले 9 सितंबर की रात को शुरू किए गए। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स की रिपोर्ट है कि 9 सितंबर की रात को अमेरिका ने ही कीव को इंटेलिजेंस इनपुट दिया। नौ सितंबर को यूएस मिलिट्री सैटेलाइट से मॉस्को की रेकी की गई। इस सैटेलाइट ने मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जानकारी जुटाई। कीव को अहम ठिकानों की सटीक लोकेशन दी गई। इसके बाद यूक्रेन से मॉस्को पर ड्रोन हमले शुरू किए गए। यूक्रेन ने फिलहाल मॉस्को तक हमले किए हैं, लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि यूक्रेन रूस के कई शहरों पर एक साथ हमले करने वाला है। रूसी शहरों में विनाश के लिए जंग के मोर्चे पर यूक्रेन को उतार दिया गया है, लेकिन नाटो देश मिलकर यूक्रेन को हर वो जरूरी मदद दे रहे हैं जिससे युद्ध को रूसी धरती पर शिफ्ट किया जा सके। रिपोर्ट यह है कि नाटो देश अब रूस के पूर्वी छोर तक यूक्रेन के जरिए हमले कराने का प्लान तैयार कर चुका है और ये हमले लॉन्ग रेंज ड्रोन से किए जाएंगे। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस HUR के प्रमुख किरोलो बुदानोव ने कहा है कि रूस पर 1800 किलोमीटर की दूरी तक हमले किए जाएंगे। यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो रूस में 1800 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट यह है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन अमेरिका सहित यूरोप के देशों से कीव पहुंचाए गए हैं। यूक्रेन को इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन दिए गए हैं जिससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो सकती हैं और इनकी रेंज में करीब करीब पूरा रूस आ रहा है। और यूक्रेन को 1800 किलोमीटर रेंज के ड्रोन मिलने का मतलब है कि उसकी रेंज में रूस का यूराल माउंटेन रेंज भी आ रहा है। इसके साथ ही बैरेंट सागर के तटीय इलाकों तक भी यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच है। पूर्वी रूस में 58 अहम एयरबेस यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन की पहुंच में आ चुके हैं। इसके अलावा इन ड्रोन से रूस के 237 सैन्य बेस पर हमले संभव हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस में हथियार बनाने वाली कंपनियां भी हैं। यूक्रेन पश्चिमी रूस के हिस्सों में सटीक हमले करके लॉन्ग रेंज हमलों का पूर्वाभ्यास भी कर चुका है।
यूक्रेन ने 22 अगस्त को रूस के वोल्गोग्राद में मारिनिवका मिलिट्री फील्ड पर हमले किए थे। अब ब्रिटिश मिलिट्री सैटेलाइट से ली गई इस बेस की तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में रूस को हुए नुकसान के सबूत हैं। हमले के पहले और बाद वाली इन तस्वीरों से साफ है कि रूसी बेस पर यूक्रेन ने किस कदर तबाही मचाई है। अब बेस की ये दूसरी तस्वीर देखिए। इनमें पहली तस्वीर 19 अगस्त की और दूसरी 24 अगस्त को ली गई है। इसमें मारिनिवका बेस के 4 एयरक्राफ्ट शेल्टर ध्वस्त और 2 एयरक्राफ्ट शेल्टर क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। इसी तरह तीसरी तस्वीर में ध्वस्त हो चुका स्टोरेज एरिया नजर आ रहा है। अब नाटो यूक्रेन को अटैक और डिफेंस दोनों तकनीक दे चुका है। रूस ऑर्लोन ड्रोन से यूक्रेन की रेकी करता है, लेकिन यूक्रेन ने पहली बार रूस का ऑर्लोन ड्रोन गिरा दिया है। खास बात यह है कि ड्रोन करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, यानी नाटो से यूक्रेन को हाई एल्टीट्यूड अटैक मिसाइलें भी मिल चुकी हैं। मारिनिवका से लेकर मॉस्को तक और ऑर्लोन ड्रोन गिराने तक इस सब में नाटो शामिल है। और अब माना जा रहा है कि रूस इस ऑपरेशन में शामिल देशों पर हमले कर सकता है। लिथुआनिया ने रूस के हमले के बारे में चेतावनी जारी की है। लिथुआनिया में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी हो रही है। लिथुआनिया सरकार युद्ध की तैयारी में जुट गई है। संभावित युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने का अभ्यास शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन भले ऑपरेशन में कामयाब रहा, लेकिन मॉस्को हमलों से रूस नाटो की जंग की चिंगारी भड़कने की आशंका तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूसी टैंक ब्रिगेड का बारूदी एक्शन, कुर्स्क में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी खत्म। बड़ी खबर। तो यूक्रेनी सेना का कुर्स्क अभियान एक बहुत भारी भूल साबित होने वाला है। कुर्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज का संघार शुरू कर दिया है, तो वही रूसी सेना अब पूर्वी यूक्रेन में हावी हो चुकी है। डोनेस्क में रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर तक रूसी सेना का काफिला पहुंच चुका है। यूक्रेन से कुर्स्क की सप्लाई लाइन काटने की बड़ी तैयारी है। ज़ेलेंस्की मजबूर इसलिए है क्योंकि पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए सैनिकों की भारी कमी है, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत कुर्स्क में लगा दी है। यूक्रेन का कुर्स्क मिशन अधूरा है, लेकिन रूस का पूर्वी यूक्रेन वाला अभियान अब कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुका है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी के बीच पुतिन ने जिस रणनीति के साथ पूर्वी यूक्रेन का मिशन चलाया, वो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी हार साबित होने वाली है। यूक्रेनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आने वाला है। यूक्रेनी सेना का बहुत अहम ठिकाना नष्ट होने वाला है। डोनेस्क और लुहांस्क की लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वी यूक्रेन में जंग का हॉट सेंटर पोक्रोवस्क नाम की जगह है। पूर्वी यूक्रेन में इसी जगह से युद्ध की कमान संभाली जाती रही है। यही कि रेल और सड़क के नेटवर्क से यूक्रेनी सेना को मदद मिलती रही है। लेकिन अब कुछ ही दिन में यूक्रेनी सेना लाचार और मजबूर होने वाली है। क्योंकि रूसी सेना पोक्रोवस्क के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है।
पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेन को हजारों सैनिकों की जरूरत है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। रूस की सेना जिस तरह से हमला कर रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस को फिलहाल किसी बड़ी जीत को हासिल करने की हड़बड़ी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस न सेना होगी न युद्ध होगा वाले फॉर्मूले पर काम कर रहा है। जिसके तहत यूक्रेनी सेना के संघार को सबसे अधिक अहमियत दी जा रही है। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। सरेंडर कर रहे यूक्रेनी सैनिकों की भी हत्या हो रही है। खार्किव में यूक्रेनी सेना के पलटवार का जवाब देते हुए एक यूक्रेनी कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया। यहां यूक्रेन के कई अफसर भी मौजूद थे। हमले में यूक्रेन के 8 सैन्य वाहन नष्ट हो गए। 80 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हो गई। खार्किव में मौजूद नाटो देशों से आए हथियारों को भी नष्ट किया जा रहा है। खार्किव में एक और अमेरिकी ब्रेडली वाहन नष्ट कर दिया गया। लेकिन पूर्वी यूक्रेन में सबसे भीषण हमला चल रहा है। कुपियांस्क में रूस फ्लाइट बम से हमले कर रहा है। रूसी हमले में कुपियांस्क की एक इमारत मलबे में तब्दील हो गई। दावा है कि इमारत में यूक्रेन ने हथियारों का गोदाम बनाया था। पिछले दिनों यूक्रेनी सेना प्रमुख ने दावा किया था कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार रुक चुकी है, लेकिन अब चंद दिनों में ही यह दावा झूठा साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना पोक्रोवस्क के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज डोनेट्स्क पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे भरोसेमंद अजोव बटालियन को भेजा है, लेकिन सैनिकों की संख्या के मामले में रूस यूक्रेन से बेहद आगे है। अजोव बटालियन ने डोनेट्स्क के न्यूयॉर्क को खाली करा लिया था, लेकिन बाकी इलाकों से रूसी फौज आगे बढ़ती रही। अब कुर्स्क की एक बड़ी सप्लाई लाइन खतरे में है। इसके अलावा वुलेहदर में भी भीषण जंग चल रही है। वुलेहदर डोनेट्स्क के दक्षिण में है। वुलेहदर में यूक्रेनी सेना का ठिकाना है। यहीं से साउथ डोनेट्स्क में मुकाबला चल रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए सैनिक और हथियारों को खत्म करना जरूरी है। पुतिन जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं वो ज़ेलेंस्की के कुर्स्क मिशन को एक गलत फैसला साबित कर सकता है। इस वक्त ज़ेलेंस्की चाहकर भी पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों की टुकड़ियां कुर्स्क मिशन पर हैं।
ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क मिशन को बीच में छोड़ सकते हैं। सैनिकों को वापस डोनेस्क बुलाया जा सकता है। कुर्स्क छोड़कर पूर्वी यूक्रेन को अहमियत दे सकते हैं। फैसला अब ज़ेलेंस्की के हाथों में है, लेकिन फिलहाल कुर्स्क से वापस लौटने में लंबा वक्त लग सकता है, जबकि रूसी सेना पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गई है। इसलिए माना जा रहा है कि अब ना तो कुर्स्क अभियान सफल होगा और ना ही पूर्वी यूक्रेन को बचाया जा सकेगा। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर घेर कर हमले हो रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सेना की बहुत बड़ी तैनाती हो चुकी है। कुर्स्क में हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। यूक्रेन रूस पर दबाव बनाने के लिए रूसी शहरों पर ड्रोन हमले कर रहा है। अब पूर्वी यूक्रेन से रूसी सैनिकों को हटाने के लिए रूस में नया फ्रंट खोलने की तैयारी चल रही है, ताकि रूस सैनिकों को डोनेस्क से हटाकर दूसरी जगह भेजने पर मजबूर हो जाए। लेकिन नए फ्रंट को खोलने के लिए भी यूक्रेन को सैनिकों की जरूरत है, जो कि कुर्स्क अभियान की वजह से मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और 26 अगस्त को यूक्रेनी वायुसेना का F-16 लड़ाकू विमान ओडेसा में क्रैश हुआ। इस लड़ाकू विमान के क्रैश से जुड़ी कई सारी थ्योरी दुनिया के सामने आई, मगर अब रूसी डिफेंस की तरफ से दावा किया गया है कि ओडेसा में F-16 लड़ाकू विमान को रूस के आसमानी जंगबाज ने मार गिराया। मिसाइल हमले में नेटो से मिला F-16 विमान जलकर राख हो गया। और जानते हैं, पुतिन ने F-16 को ढेर करने के लिए अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जंगबाज का इस्तेमाल किया। आखिर कौन है वो 5th जनरेशन लड़ाका जिसके बारूदी ट्रेलर से अमेरिका तक में सनसनी मच गई? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने अपने सुपर फाइटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया? क्या रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रहार से एयर जोन थर्रा चुका है? क्या आसमान का सबसे घातक शिकारी अब भीषण बारूदी कोहराम मचाने के लिए आमादा है? अब तक यही खबरें सामने आ रही थी कि जल्द ही रूसी डिफेंस Su-57 फाइटर जेट को वॉर जोन में झोंक सकता है। 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाके का बैटल फील्ड में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसी बीच दावा यह किया जा रहा है कि रूस के Su-57 फाइटर जेट ने यूक्रेन के F-16 विमान को मार गिराया। ओडेसा के एयर जोन में F-16 फाइटर जेट मिसाइल हमले में तबाह हुआ। रूसी डिफेंस ने F-16 विमान को Su-57 से मार गिराने का दावा किया। आपको बता दें कि करीब 2 सप्ताह पहले यानी 26 अगस्त को यूक्रेनी वायुसेना के F-16 विमान के क्रैश होने की खबर सामने आई। उस दौरान F-16 फाइटर जेट के क्रैश को लेकर कई दावे किए गए, तमाम तरह की आशंकाएं भी जताई गई। वो ये कि क्रैश की पहली थ्योरी F-16 विमान को रूसी मिसाइल ने हमले में तबाह किया। क्रैश की दूसरी थ्योरी पेट्रियट एयर डिफेंस की गलती से F-16 हादसे का शिकार हुआ। क्रैश की तीसरी थ्योरी F-16 विमान उड़ा रहे पायलट की चूक से विमान ध्वस्त हुआ। हालांकि यूक्रेन, अमेरिका या फिर नाटो की तरफ से F-16 फाइटर जेट के तबाह होने से जुड़ा कोई बयान सामने नहीं आया, मगर इस घटना के 2 सप्ताह पर रूस ने दावा किया है कि ओडेसा में यूक्रेनी वायुसेना का जो F-16 विमान शॉट डाउन किया गया, उसे रूसी वायुसेना के Su-57 फाइटर जेट ने डॉग फाइट में तहस नहस कर दिया। F-16 विमान से जुड़ा जो दावा रूस ने किया है वो कितना सच है, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर हैरानी इस बात की है कि अगर यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने Su-57 को उतार दिया है, तो फिर पुतिन का सुपर फाइटर सब कुछ तबाह करने का दम रखता है। और वॉर जोन में Su-57 की एंट्री से यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो, यूरोपीय देश और यहां तक कि अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी। दुनिया Su-57 को जायंट किलर या फिर आसमानी हथियारे के नाम से जानती है। इस आसमानी शिकारी की खासियत है आसमान से ही अपने शिकार को तलाशना और चंद सेकंड में उसे तबाह कर देना।
दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना हो, अपने अड्डे से ही दुश्मन के एयरबेस पर नजर रखनी हो, तो सुखोई Su-57 का कोई सानी नहीं, क्योंकि इसे बनाने में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुपर एडवांस फाइटर जेट बनाता है। आखिर कैसे, वो भी जान लीजिए। सुखोई Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल सीट और डबल इंजन वाला मल्टी रोल विमान है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2440 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर तक है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। किसी भी मौसम में Su-57 लड़ाकू विमान अटैक कर सकता है। दुनिया का कोई भी रडार इस फाइटर प्लेन को पकड़ नहीं सकता। अब आपको बता दें कि Su-57 में लगने वाली सभी मिसाइलें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की, यानी एक बार टारगेट सेट होने के बाद ये हर हाल में उसे तबाह करती, नेस्त नाबूद करती। इसी मिसाइल पावर के दम पर रूस का ये जंगबाज एयरफील्ड का मोस्ट पावरफुल किलर बना। वैसे तो रूस के Su-57 फाइटर जेट का तोड़ यूक्रेन, नाटो या फिर यूरोप के किसी भी देश के पास नहीं है, मगर अमेरिका ही वो मुल्क है जिसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। लेकिन क्या वो Su-57 से आर पार की जंग लड़ सकते हैं, डॉग फाइट में उसे पछाड़ सकते हैं? तो आपको बता दें कि यूएस एयरफोर्स के जंगी बेड़े में ऐसे कई खूंखार आसमानी योद्धा हैं जिनके नाम से पूरी दुनिया थर्राती है, जिनके वॉर ट्रैक को देख दुश्मन की जमीन हिल जाती है। इस फेहरिस्त में पहला नाम F-22 रैप्टर का है, जिसे एयरफील्ड का विध्वंसक लड़ाका माना जाता है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के पास F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका SR-71 ब्लैकबर्ड के क्लोन को भी यूक्रेन जंग में झोंक सकता है। F-22 और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की ताकत से तो दुनिया वाकिफ है, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका दशकों पहले रिटायर हो चुके SR-71 ब्लैकबर्ड को अपग्रेड कर वॉर जोन में उतारेगा? क्या कोल्ड वॉर का खूंखार लड़ाका साल 2024 में बारूदी ट्रेलर दिखाएगा? तो आपको बता दें कि अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन SR-71 ब्लैकबर्ड विमान के आधुनिक वर्जन को तैयार कर रही है। इस विमान को SR-72 यानी सन ऑफ ब्लैकबर्ड नाम दिया गया है। दावा है कि SR-72 मैक 5 की हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरेगा। इस विमान का इस्तेमाल सर्विलांस और इंटेलिजेंस के लिए किया जाएगा। ये तस्वीरें SR-71 ब्लैकबर्ड की। काले रंग का यह आसमानी शिकारी कभी तेज रफ्तार के साथ साथ विध्वंसक प्रहार के लिए कुख्यात था, मगर साल 1998 में अमेरिका ने अपने विस्फोटक योद्धा को रिटायर कर दिया था। अब इसी लड़ाके को लॉकहीड मार्टिन नए अवतार में पेश करने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या SR-72 की रूस यूक्रेन जंग में एंट्री हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्रीमिया पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है। ये पूरी प्लानिंग नेटो ने की है, जिसे अंजाम तक यूक्रेन पहुंचाएगा। दरअसल यूक्रेन ब्लैक सी में 5 लाख जवान उतारने वाला है। इन जवानों को ट्रेनिंग नेटो देश दे रहे हैं। 5 लाख जवानों के टारगेट पर ब्लैक सी से सटे रूसी इलाके होंगे, जबकि प्राइमरी टारगेट क्रीमिया होगा। अगर ये प्लान सफल हुआ तो पुतिन के हाथ से क्रीमिया का निकलना तय माना जा रहा है। We need to have this long-range capability not only on the occupied territory of Ukraine but also on the Russian territory. 6 सितंबर को जेलेंस्की जर्मनी पहुंचे, नाटो के अधिकारियों से बात की, लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग की, जो अब भी विचाराधीन है। लेकिन इस मीटिंग में एक ऐसे प्लान पर मोहर लगी जो रूसी राष्ट्रपति को सबसे बड़ा झटका है। नाटो ने वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मिलकर रूस पर सबसे बड़े प्रहार का प्लान तैयार किया है।
नाटो के इस प्लान का वॉर काउंट होगा ब्लैक सी और टारगेट होगा क्रीमिया। नेटो क्रीमिया को मुक्त कराने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है, जिसके लिए उसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें रूस फंसा तो क्रीमिया को गवाए बिना बाहर नहीं निकल पाएगा। नेटो ने ऑपरेशन ब्लैक सी तैयार किया है। ऑपरेशन का एजेंडा क्रीमिया की मुक्ति होगा। इस ऑपरेशन को यूक्रेन के जरिए अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए यूक्रेन ने 5 लाख सैनिकों की फौज तैयार की है। यूक्रेन के इन 5 लाख सैनिकों को समंदर में जंग लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। नाटो के मरीन कमांडो इन्हें पानी के अंदर और ऊपर जंग लड़ने की कला सिखा रहे हैं। सैनिकों की ट्रेनिंग के बाद नाटो का ग्रीन सिग्नल मिलते ही जेलेंस्की के जवान ब्लैक सी के जरिए रूस की धरती पर हमला कर देंगे। माना जा रहा है कि यह हमला सर्दियां खत्म होने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। सवाल है कि इन 5 लाख जवानों का टारगेट क्या होगा। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया का सेवास्तोपोल, रूस का नोवोरोसिस्क बेस और सूची होगा, जहां रूसी राष्ट्रपति का पैलेस है। हालांकि यूक्रेन की कोशिश ब्लैक सी से लगती रूस की पूरी कोस्ट लाइन को दहलाने की होगी, ताकि रूस अपना फोकस क्रीमिया से शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो जाए और यूक्रेन क्रीमिया में ताकत झोंककर उस पर वापस कब्जा कर ले। एक तरफ नेटो यूक्रेन के सैनिकों को मरीन ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियारों की मदद भेजी जा रही है, जिसमें सबसे पहला नाम स्वीडन का है। स्वीडन रूस को 3,720 करोड़ रुपए के हथियार भेजने वाला है। स्वीडन की तरफ से यूक्रेन को कॉम्बैट बोट्स, एंटी टैंक वेपन और मैनपैड्स भेजे जाएंगे। इसके अलावा नेटो की तरफ से नेवल ड्रोन, छोटे युद्धपोत और ड्रोन सबमरीन भेजी जा सकती है। साफ है, ऑपरेशन ब्लैक सी से पहले नाटो फुल प्रूफ तैयारी करना चाहता है, ताकि हर हालात में मिशन सफल बनाया जा सके। नेटो की तैयारियों की भनक रूस को भी है, जिसका संकेत सर्गेई लेबेदेव ने दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, जेलेंस्की ब्लैक सी पर हमले के लिए सेना तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन मार्च 2025 के बाद ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हमला करने वाले कोई सुपर फाइटर नहीं होंगे, लेकिन जरूरी है कि हम सावधान रहें। नेटो के हमले से पहले पुतिन भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। क्रेमलिन में ब्लैक सी और क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि पुतिन सर्दियों से पहले ओडेसा पर हमले का आदेश दे सकते हैं। दरअसल ओडेसा अब भी यूक्रेन के कब्जे में है। ओडेसा ब्लैक सी से लगता है। माना जा रहा है कि ब्लैक सी में अटैक ओडेसा से होगा। रूस की कोशिश हमले से पहले इस पर कब्जे की है। रूस की टेंशन सिर्फ नेटो का ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि कमजोर होता कर्ज ब्रिज भी है। ये कर्ज ब्रिज की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जिन्हें आतिश ब्रिगेड ने जारी किया है। इन तस्वीरों में कर्ज ब्रिज का क्षतिग्रस्त हिस्सा नजर आ रहा है। दावा है कि ब्रिज का स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो चुका है। हमलों की वजह से ब्रिज के ढांचे को काफी नुकसान हो चुका है और ये कभी भी गिर सकता है।
हालांकि रूस ने इन सभी दावों को प्रोपेगेंडा बताया है और ब्रिज की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पंतशीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। साफ है, आने वाले दिनों में ब्लैक सी रूस यूक्रेन जंग का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनने वाला है। जहां रूस कमजोर पड़ा तो क्रीमिया को गवा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जिस तरह यूक्रेन का कोना कोना बारूदी प्रहार से थर्रा रहा है, ठीक वैसा ही मंजर अब इजरायली धरती पर दिखाई देगा, क्योंकि इजरायली सरजमी को दहलाने के लिए ईरान ने रूस से इस्कैंडर मिसाइलों की खेप मंगाई है, जो न सिर्फ भीषण हमले कर सकती है बल्कि एटमी प्रहार से तबाही भी मचा सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अल्लाहु अकबर। सिलसिलेवार ब्लास्ट से दहलता ये इलाका सीरिया का है, जहां 48 घंटे पहले इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में इस हमले को लेकर दावा किया गया कि आईडीएफ ने सीरिया के 15 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। वैसे तो आईडीएफ का यह हमला सीरिया पर था, मगर इस हमले की आंच ईरान तक पहुंची, क्योंकि और खान यूनिस पर हमलों के दौरान अल मवासी कैंप को सबसे सुरक्षित बताया गया था। इजरायल ने राफा और खान यूनिस को खाली कर लोगों को अल मवासी जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद यहां सैकड़ों शरणार्थी पहुंचे हुए थे। लेकिन बीती रात इजरायल ने यहां 2000 किलो का बम गिराया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। कहीं कोई तबाही के बीच जिंदा लोगों की तलाश कर रहा है, तो कहीं कोई घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहता है। राख और रेत के बीच कोशिश है एक एक जिंदगी बचा लेने की। ये तस्वीरें गाजा के खान यूनिस शहर की है, जो बीती रात एक बार फिर दहल उठा। आईडीएफ ने गाजा के अल मवासी कैंप पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद हर तरफ तबाही फैल गई, चीख पुकार मच गई। आईडीएफ का दावा है कि अल मवासी कैंप के पास हमास का कमांड सेंटर था, जहां 50 से ज्यादा हमास लड़ाके छिपे थे। हमले से पहले पूरे इलाके की पूरी जांच की गई थी। एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि यह एक पिन पॉइंट टारगेटेड हमला था। मानवीय नुकसान कम से कम हो, इसकी पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन कोशिश का नतीजा क्या रहा, वो ये तस्वीरें बता रही है। जरा ये देखिए, बच्चों की साइकिल पड़ी है, उनके खिलौने पड़े हैं, लोग हाथों से ही मलबे को खोद रहे हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं। इजराइल का हमला कितना बड़ा था, उसका अंदाजा सुबह की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यह उसी जगह का वीडियो है जहां इजराइल का बम गिरा था, जहां कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो चुका है। दरअसल इजराइल ने यहां अमेरिकी MK-2000 बम का इस्तेमाल किया। जहां यह बम गिरा, वहां से 20 से ज्यादा टेंट मौजूद थे। हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 60 लोग घायल हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंच सकता है। इस
इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र का बयान भी सामने आया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने बयान में तुरंत सीज फायर की मांग की है। गुटेरेस ने कहा, इस भयानक युद्ध को समाप्त करने की जरूरत है। मैंने कभी इस तरह की मौत और विनाश नहीं देखा जिसे पिछले कुछ वक्त में गाजा में देखा गया है। खाड़ी देशों के समूह गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की मीटिंग में भी इजराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है। इस मीटिंग में तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई है। साथ ही कतर, अमेरिका और मिस्र से जल्द मध्यस्थता को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। साफ है, गाजा पर अरब देश एकजुट हो चुके हैं, जो लगातार अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजराइल लगातार गाजा में नरसंहार कर इस युद्ध को और भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या 2024 को नासा सबसे गर्म साल घोषित करेगा? 85% यस, 15% नो। भारत पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट सीरीज खेलेंगे? 5% यस, 95% नो। मर्सिडीज भारत के ईवी बाजार में निवेश करेगी? 65% यस, 35% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.